मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, अभी इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। कोई बिहार पटना में मीटिंग हुई, लोगों को बिठाया गया, बातचीत हुई। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात से मुत्तफिक हूं, मगर ये लोग जो सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई 4-4 साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात हैं जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। आओ बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो, अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस्ट लोग बैठे हैं। वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं, और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। तो अगर ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं। मगर अगर आप ये समझेंगे
कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, इखलास की बुनियाद पर बातचीत होगी तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप कि इम्तियाज जलील है, बीजेपी और संघ परिवार को 21 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, जो औरंगाबाद के पार्लियामेंट के इलाके में कोई विकास डेवलपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। औरंगाबाद की आवाम को मैं लाखों सलाम करता हूं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, हमारी खवातीन को, गयूर नौजवानों को, सिख भाइयों को, हमारे तमाम लोगों को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब औरंगाबाद को इम्तियाज की जरूरत है और इम्तियाज को कामयाब कर दिया। आपने क्या हराया? हम हराए? तुम क्या हराए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुनिए अभी, तीसरी बात यह है, नहीं नहीं, सुनो सुनो, हाँ रहेंगे रहेंगे, आप सुनिए हमारे, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात को। आप तकरीर करना चाह रहे तो आओ यहाँ पे, आओ कर दे। हाँ आप तुम बोलेंगे यहाँ के ठहरना पड़ेगा तुम्हारे, 10 बजे तक भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा, खामोश। अब तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सेकुलर है। आप सेकुलर मानते शिवसेना को? कितने सेकुलर ने मानते? हाथ उठाओ। उधर पीछे ने उठा रहे, डर रहे क्या? अब क्या हुआ? कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को बोले, आप सेकुलर है, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे ये क्या है बाबा? क्या हमारे कान में फूल है या तुम हमको मुंह में चॉकलेट दे रहे? उनको मुख्यमंत्री बना दिए और हमारे जो सरकारी मुसलमान है, ये सरकारी, अरे नहीं भाई, ये उन्हें नहीं तो इन्हें। अरे ये कौन सी बात हुई? मैं मर्द नहीं, मेरा भाई मर्द बोल दो, कैसा? अरे आप बताओ, ये सेकुलरिज्म है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मगर पवार साहब नहीं मानेंगे मेरी बात को, बोलेंगे नहीं ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा वो हो गया। अभी इम्तियाज साहब अपने भाषण में बोले कि सुबह 6 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अचानक निकाह कर लिए। अच्छा निकाह करे करे शरद पवार साहिब को नहीं मालूम, भतीजा निकाह कर लिया, वलीमा नहीं हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। वलीमा मालूम ना मालूम, अब ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे इन्हें उधर लेके जा रहे। अब कौन जिम्मेदार उसका? मैं जिम्मेदार। अब आप बताइए कि ये मामलात है। अच्छा ये लोग बोलते कि नहीं मुसलमान हमको वोट देना, वोट देना आपका इख्तियार है, दलित वोट देना उसका इख्तियार है, हमारे दलित भाइयों का। मगर आप बताइए, आपने मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे? क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। एक मराठा का बेटी आईपीएस अफसर बनेगी, तो क्या एक टीचर की बेटी आईपीएस अफसर नहीं बनेगी जो मुसलमान है? मगर आपने नहीं दिया। हमारी गरीबी यह है
कि 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, 56% मुसलमान के पास कोई एसेट नहीं है, और सिर्फ 0.7% मुसलमान जो महाराष्ट्र के वो सालाना 3,60,000 उनकी आमदनी है, यानी 1% भी नहीं है। मगर हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे बोलेंगे मराठा को मिलना बराबर मिलना, मगर हम क्या गुनाह करें? दो आप मराठा भाइयों को, बहनों को, मुस्लिम भाई बहन को भी दो, मगर नहीं। मराठा ताकतवर होगा, मुसलमान गरीब से गरीब होगा, मगर वोट इनको देना पड़ेगा। अरे तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि हम तुमको हमेशा कमजोर करके रखेंगे, हम तुमको हमेशा भिखारी बनाकर रखेंगे? बोल दो, खुल के बोलो। तुम मुसलमान का वोट चाहते मगर रिजर्वेशन नहीं देते। शरद पवार साहिब, राहुल गांधी क्यों नहीं देते? नहीं, अगर देंगे तो हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा। अरे वोट की बात नहीं हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ जब करोगे तो मजहब को छोड़ना पड़ेगा। इंसाफ मजलूम से होना चाहिए, कमजोर से पहले होना चाहिए, मगर उसके बाद नहीं करते। आपको मालूम, पिछले साल 2021-22 में पूरे मुल्क में 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से निकल गए। उसका 10% महाराष्ट्र का ताल्लुक है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब महाराष्ट्र में यहां पर 2 in 1 की सरकार है। 2 in 1 है, शिंदे फडणवीस। पहले 3 in 1 था। पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। 3 in 1, अब 2 in 1। अब ये 2 in 1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तिदार में 50 हेट रैलीज करवाए। 50 हेट रैलीज करवाए। लव जिहाद हो रहा, लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो। अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है? किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ? कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो। आप सरकार को खुश करने के लिए आईपीसी इस्तेमाल मत करो। आप जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है। सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते कि महाराष्ट्र के आला पुलिस ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वजीर आजम अमेरिका गए। वजीर आजम अमेरिका गए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत, इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात और अच्छे हों। अब तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अब तो हम एग्रीमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज का जिक्र करते हैं। मगर हमारे वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो 2 बातों का मुझे बड़ा एतराज है। उमूमन अगर कोई मुल्क का वजीर आजम फॉरेन टूर पर जाता है, उस पर तबसरा करना ठीक नहीं है। मगर वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, मैं मजबूर हूं आपकी बात को यहां पर रखने के लिए।
एक ये कि नरेंद्र मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में मीडिया के सामने आकर की। 9 साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था, कोई मीडिया के लोग नहीं। हां, वो एक सेलेक्टेड मीडिया का ग्रुप है। जैसा एक इंटरव्यू लेने वाले पूछा, मोदी जी आपको आम पसंद है? काटने के पसंद है या चूसने के पसंद है? अबे क्या तू अभी भी इतना बुढ़ा हो के दूध निप्पल से पीता? फिर एक रिपोर्टर पूछे, आप अपने जेब में बटुआ रखते, कहीं को तेरे को धिंगाना होना? समझ नहीं। मगर वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 एमपी आपके पास हैं, और आपसे सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता